गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे सब कोई। तो आज लास्ट पार्ट ऑफ वन डायमेंशनल कोलिजन का, इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन का हम लोग देखेंगे। इसके एप्लीकेशन देखेंगे। थ्योरी तो हम लोग पहले ही देख चुके थे, है ना। थ्योरी तो पहले ही देख चुके थे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेने जा रहे हैं, देखिए फोकस में है कि नहीं। नया सेटअप है, ठीक है, बढ़िया। तो पहला क्वेश्चन जो हम लोग लेने जा रहे हैं वो ये है, एक बॉल है जो 10 मीटर के हाइट से रिबाउंड करता है, 10 मीटर के हाइट से गिरता है, रिबाउंड करता है, और कहता है कि जब ये रिबाउंड होकर के वापस जाता है तो लूजेज 20% ऑफ एनर्जी। तो भैया कौन सी एनर्जी को लूज कर जाएगा? काइनेटिक एनर्जी को लूज कर जाएगा। और क्या लूज करेगा? पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं है, है ना। हाँ, फाइनली जब उतना ऊपर तक नहीं जाएगा, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जितना काइनेटिक एनर्जी रहेगा उतना ही ट्रांसफर हो पाएगा उसके पोटेंशियल एनर्जी में। डेफिनेटली 10 मीटर तक तो नहीं जाएगा। सीधे सीधे कहें कि मैकेनिकल एनर्जी लूज कर जाएगा। ठीक, चलिए। तो क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इस केस में क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इस केस में होता है वेलोसिटी ऑफ रीसेस टू वेलोसिटी ऑफ एसएस, वेलोसिटी ऑफ रीसेस टू वेलोसिटी ऑफ एसएस। मतलब बाद की वेलोसिटी जो मिलेगी और जो पहले की वेलोसिटी मिलेगी, यही होता है वेलोसिटी ऑफ रीसेस टू वेलोसिटी ऑफ एसएस। यही हम लोग लेते हैं इस केस में। वैसे तो v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1 माइनस u2 होता है। एक्चुअल फॉर्मूला क्या था इसका? v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 ये था। लेकिन इस केस में तो सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी नहीं होगी, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की ही वेलोसिटी होगी। तो 20% एनर्जी ये लूज कर जाता है। ठीक है, ओके। तो मान लीजिए अगर इसकी जब स्ट्राइक करेगा, जिस समय ये स्ट्राइक करेगा, तो स्ट्राइकिंग टाइम पर इसकी वेलोसिटी v हो, एट स्ट्राइकिंग इसकी वेलोसिटी क्या हो? v हो। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी रही होगी भैया? ½ mv² रही होगी। अब कह रहा है, अब जो इसके पास काइनेटिक एनर्जी बचेगा वो 80% होगा। इसका 20% तो लूज कर जाएगा, तो बचेगा उसके पास कितनी? 80%, यानी 80/100। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी भैया? तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसकी जो है वो हमारा ½ mv² तो ठीक, mv² तो ठीक है, इंटू कितना? 80%, माने 8/10 हो जाएगा। 80/100 नहीं लिख करके 8/10, दैट इज 4/5, 4/5 ऑफ ½ mv²। अगर फाइनल वेलोसिटी v' वगैरह कुछ या v1 मान के चलते हैं तो ½ mv1 का स्क्वायर। ऐसा है, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो ऐसा होगा, थोड़ा सा एक्सप्रेशन में रिच हो जाएगी भैया। अगर 80% कर रहे हैं तो 0.8 टाइम्स, इसमें 0.8 टाइम लगा दीजिए ना, ज़्यादा बेहतर होगा। 0.8 टाइम्स, ये सब एक्सप्रेशन ज़्यादा बेहतर हो जाता है। 0.8 टाइम्स, सब कुछ हट जाएगा दोनों साइड से। तो v1² इक्वल टू 0.8 v²। ठीक है, अब v1 इक्वल टू √0.8 v। ठीक है, ओके। तो 0.8 v का रूट कितना होगा? 0.8 v का रूट कितना होगा? कितना होगा भैया? अपने कोएफिशिएंट ऑफ √2 चाहिए, है ना। नहीं, ये VR/v है। तो VR किसको कह रहे हैं? v1 को। ये बन जाएगा VR, और ये क्या हो जाएगा? VA, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच।
तो चलिए, तो V1/V यहाँ पर √0.8 हो रहा है, यानी यही है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो कि 0.8। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 4/10, 2/5। क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? 4/5, 4/5, 1/√5। तो जो भी होगा कैलकुलेशन अब यहां से जो भी अपना निकल करके आ पाए। अब जैसे कि ऑप्शन में, अब यहां पर एक सवाल उठेगा कि यहां तक तो ठीक है सर, लेकिन ऑप्शन में कुछ दिए हुए हैं। देखिए जरा, अब इसको यहां से हम लोग इसको सॉल्व करने के बजाय ऑप्शन देखेंगे। एक दिया है 0.89, दूसरा ऑप्शन दिया है 0.56, तीसरा ऑप्शन दिया है 0.23 डी, चौथा ऑप्शन दिया है 0.18। ठीक है, मैं आंख बंद करके इसको टिक कर दूंगा। अब आप पूछिए क्यों? पूछिए। इसमें जितने भी B, C, D ऑप्शन हैं ये 0.8 से छोटे हैं, करेक्ट। और 0.8 से किसी भी चीज के स्क्वायर करके हम 0.8 के बराबर तो नहीं ला सकते। जैसे अब देख लीजिए, 0.2 इंटू 0.2 का अगर मल्टीप्लिकेशन कर दे तो 0.04 हो जाएगा, जो बहुत छोटा हो जाता है। अगर आप मान लीजिए 0.5 को 0.5 से 25 तो 0.25 हो जाता है, कम हो जाएगा, 0.5 से कम हो जाएगा। एक से छोटा नंबर जो कोई भी होगा उसका अगर स्क्वायर लेंगे तो जो नंबर है उससे वो छोटा होता चला जाता है, करेक्ट। तो यहां पर भी यहां लाने के बाद हम लोगों ने क्या किया, ऑप्शन को देखा और देखिए ना 0.899 के 89, 80 के आसपास है, ये है ना, ये 80 के पास आसपास, जीरो दे ही सकते हैं बाद में। और देखिए इसके बराबर है, तो ऑप्शन में क्या होगा, ये टिक होगा। एग्जामिनेशन भैया इस बात के लिए नहीं है कि सिर्फ आप कितना फिजिक्स समझते हैं, कितना क्वेश्चन लगाए हैं, उस बात का नहीं है, कितनी ओवरऑल कितना आपके पास जानकारी है उन सारी बातों की। अब आप पूछेंगे कि सर इतना लंबा लगाएंगे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में? बिल्कुल नहीं भैया, बिल्कुल नहीं लगाना। ये टोटल प्रोसेस हम बता रहे हैं। अब बार बार मैं एक बात कहता हूँ कि भैया पूरा प्रोसेस अगर आपको पता है तो तुरंत आपको पता होगा कि हम ये इक्वेट करने वाले हैं, हम इसको इक्वेट करने वाले हैं। सीधा ध्यान यहाँ जाएगा कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0.8 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी करने वाले हैं, और इसके बाद ये टर्म सीधा आएगा, हाफ एम कट जाएगा, ये दूसरा स्टेप होगा, और तीसरा स्टेप में कहानी खत्म हो जाएगी। ये और यही था ई, ये तो दिमाग में रहेगा, यही था, बस इतना ही स्टेप आपके दिमाग में आना है। समझ रहे हैं ना बात को? कितने ही स्टेप तक पहुंचना है, फोकस ये होगी, ये तो एट स्ट्राइकिंग, ये होगा फलाना ढेमाका दुनिया जहान, ये सारी बातें अगर मान लीजिए कलम उठा करके कहीं पर रफ वर्क करना पड़ता है तो सिर्फ इतना ही रफ वर्क क्या होगा आपका। इससे ज़्यादा रफ वर्क आप करेंगे तो आप खुद के लिए परेशानी पैदा करेंगे, और अगर इतने से आपका बात नहीं बन पा रही, इसका मतलब आप कंपटीशन के लिए तैयारी में नहीं है, आप कंपटीशन की तैयारी में नहीं है। हम चूँकि हमको समझाना है, हर लेवल के बच्चों को ऊपर की तरफ लाना है, इसलिए हम वीडियो बनाते हैं तो पूरा का पूरा बताते हैं, है ना, पूरा का पूरा बताते हैं। लेकिन जब आप कंपटीशन के लेवल से तक की तैयारी की बात करेंगे तो मान लीजिए इस क्वेश्चन कितना लंबा है, बिल्कुल नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। मैं बार बार बोलता हूँ, मेरे कितने वीडियो में आप उठा करके देख लीजिएगा, एक ही बात मैं बार बार रिपीट करता हूँ, और यही कहानी होती। तो यहाँ आई मैंने इसका स्ट्राइक करेगा, रिबाउंड करेगा मैंने काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन ये होगा, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन ये होगा। फटाफट में इसको दोनों साइड से सेम टर्म को कैंसिल आउट कीजिए, V1 का स्क्वायर √0.8 V के बराबर होगा, इन दोनों का रेशियो लिए, चूँकि यही आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा, ये दिमाग में रहेगा, और ई की वैल्यू 0.80 के आसपास होगा। ऑप्शन 4 ऑप्शन आप देखेंगे, खुद ब खुद बताएगा कि 1 2 3 जो है सो ये तीनों जो है सो 0.8 से छोटे हो रहे हैं, इनका स्क्वायर कभी भी
0.8 के बराबर नहीं होगा, और नहीं होगा तो इसका 0.89 इसका आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। अगला क्वेश्चन जो हम लोग लेने वाले हैं उसको जरा सुनिए, समझिए, जांचिए, परखिए, उसके बाद तब उसका कोई शॉर्टकट ढूंढिए। पहले तो उस क्वेश्चन को परखिए, ठीक है, पहले तो इस क्वेश्चन को क्या करें हम लोग, परखें। और क्वेश्चन क्या है ये देखिए, किसी गिवन वैल्यू का क्वेश्चन नहीं है ये। ए बॉल हैज बीन ड्रॉप फ्रॉम एच हाइट, एच हाइट से इसको ड्रॉप किया जाता है। द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ई, ई उसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, ठीक है, ई उसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। ओके, इसके बाद कहता है कि ये गिरता है, रिबाउंड करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा, ऐसा करते हुए कई बार होगा, है ना, कई बार होगा। तो पूछ ये रहा है द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बिफोर रिबाउंडिंग टू स्टॉप, मतलब एच आएगा, फिर H1 ऊपर जाएगा, फिर H1 नीचे आएगा, फिर H2 ऊपर जाएगा, फिर H2 नीचे आएगा, फिर H3 ऊपर जाएगा, ऐसा करते हुए क्या होगा, क्या होगा जब देखिए, एक बार H जाएगा, फिर आपके बाद H1 आएगा, है ना, H1 आएगा, है ना, H1 आएगा, तो H1 दो बार ट्रेवल करेगा, जाना और आना, यानी कि 2H1 होगा, प्लस 2H2 होगा, प्लस 2H3 होगा, ऐसा करते करते अनंत काल तक। अनंत काल का मतलब लंबे इंटरवल, अनंत इनफाइनाइट, दैट मीन्स नॉट माने वो नहीं, अनएंडिंग वाला इनफाइनाइट। मैथमेटिक्स फिजिक्स के अंदर इनफाइनाइट हम उसको लेते हैं जैसे कितने बार 100 माने 50 दफ़ा तो हो नहीं पाएगा, 50 टाइम तो हो नहीं पाएगा, तो इसका यहाँ पर 50 ही इनफाइनाइट हो जाएगा, 50 इनफाइनाइट हो जाएगा, लेकिन लगेगा वो 50 से ही। तो आपको याद होगा nth रिबाउंड के लिए हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन निकाला था एक वीडियो के अंदर, वो था HE⁴n। ये फार्मूला बनता है, इसको याद भी रख लीजिए, हम पिछले वीडियोस में इसको डेराइव आउट करके हमने बतलाया भी था, ठीक है। मेन मुद्दा इसको इस क्वेश्चन में नहीं है। अब जरा सा देखिए, अगर हम टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए चलते हैं इस सिचुएशन में, तो ये होगा वो डिस्टेंस जिसमें हम लिखेंगे h प्लस 2H1 प्लस 2H2 प्लस 2H3 एंड सो ऑन। क्या लिखेंगे आप h के बदले, h के बदले तो h ही होगा, 2H1 1 डाल दीजिए, 1 डाल दीजिए तो HE² हो गया, फिर 2 डाल दीजिए तो 2HE⁴ हो गया, फिर 3 डाल दीजिए 2HE⁶ हो गया, E⁶ हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको लेके चलेंगे। इसमें से ये टर्म एक जैसे हो रहे हैं, ठीक है जी, ये टर्म एक जैसे हो रहे हैं, है ना। क्योंकि इसमें 2 रहता तो हम एक साथ ले लेते, 2H रहता तो यहाँ पर हम इसको ले लेते, है ना, लेकिन नहीं है तो इसलिए यहाँ से इसको ले रहे हैं। ये जानते हैं क्या है, जो लोग जानते हैं, जो लोग मैथमेटिक्स वाले हैं वो तो बता सकेंगे कि ये है क्या, ठीक है, वो लोग तो बता पाएंगे कि ये क्या है। पता है क्या है, ये है GP, ये है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, अ सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। जिन लोगों को फार्मूला ना पता, A/1 - R, जहां A कहलाता है फर्स्ट टर्म, R इज द कॉमन रेशियो। तो जो लोग बायो वाले हैं उसको यहाँ ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे कि ये इनफाइनाइट टर्म ऑफ GP, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्यों कहते हैं, देखिए e⁴ मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है, e⁴ मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर ऐड हो जाता है, इसलिए कह रहे हैं e⁴ मल्टीप्लाई है। फर्स्ट टर्म A ये है, और कॉमन रेशियो जो हमको दिख रहा है, जो मल्टीप्लाई बार बार हो रहा है और हमारा सीरीज बढ़ रहा है, वो भी क्या है,
ई की पावर 2 ही है। तो ए भी हमारा ई की पावर 2 ही दिख रहा है इसमें, और आर भी हमारा ई की पावर 2 ही दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग एस इनफाइनाइट का फार्मूला लगाएंगे। वैसे ही एस इनफाइनाइट नहीं होता है, तो एस एन के लिए जो फार्मूला बनता है वो मैं लिख दूं, एस एन इजकल टू ए 1 माइनस आर टू दी पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, एन टर्म्स के लिए ये फार्मूला बनता है ना। प्रोवाइडेड आर लेस देन 1 हो, ग्रेटर देन 1 के लिए जो लोग लिखना चाहते हैं फार्मूला ए आर टू दी पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस, ये लगता है कि कैमरे में ना आएगा, कैमरे ये शायद आ जाएगा। आर ग्रेटर देन 1 के लिए ए आर टू दी पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 ये होता है। ठीक है, तो यहाँ ए भी यही है, आर भी यही है, ये फार्मूला है। तो अब इस फार्मूले में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल यहाँ से रखें तो h प्लस 2h ए अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, अब h कॉमन कर लें तो 1 प्लस 2e स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ऐसे में ये h 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस 2 इसके ऊपर में बन जाएगा, फार्मूला करके देख, उसको जोड़ के देख लीजिए, ये चीज़ बन जाएगा। ऑप्शन में ये चीज़ मौजूद है, इसको टिक कर दीजिए। ठीक है ना। अब आप पूछेंगे कि सर इसमें शॉर्टकट, तो भैया बहुत ज़्यादा शॉर्टकट इसमें नहीं होगा, बहुत ज़्यादा शॉर्टकट इसमें नहीं होने वाला है। ज़्यादा कर सकते हैं, जितना टर्म आप जंप कर सकते हैं उतना बेहतर होगा। ये तो यहाँ से तो चलना पड़ेगा, ये चलना ही पड़ेगा, इतना कैलकुलेशन तो मस्ट हो जाएगा। ये फार्मूला अगर इतना कैलकुलेशन तो इसमें आपको रफ में भी करना पड़ जाएगा, भले ये फिगर आप ड्रॉ करें नहीं करें जो करें, लेकिन इतना सा कैलकुलेशन, चूँकि ये जब तक आप इसको वहाँ ऑन बोर्ड वहाँ लिखेंगे नहीं तब तक ये आपको जीपी दिखेगा नहीं। जब तक ये जीपी दिखेगा नहीं तो कौन किसको फर्स्ट टर्म लिया जाए, कहाँ से सीरीज़ को ऐड करना चालू करें, ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये थोड़ा सा प्योर मैथमेटिकल क्वेश्चन है, इसलिए इसमें कुछ बहुत ज़्यादा आप शॉर्टकट नहीं अपना सकते। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा शॉर्टकट, कोई बहुत बड़ा मैथ का जीनियस है कर लेगा तो कर लेगा, तब तो उसका क्या है, एक्स फैक्टर है ना। ये फार्मूला रखिए, फिर बाकी बात कहानी इसमें सीधा सीधा क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ क्या करें, बढ़ें। चलिए दो छोटे छोटे क्वेश्चन लेते हैं। क्या दो छोटे छोटे क्वेश्चन लेते हैं, ये जरा देखिए। 40 kg का एक मास है और दूसरा मास भी 40 kg का ही है, दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहे हैं। ओके, एक मूव कर रहा है किस स्पीड से भैया, तो एक मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से और दूसरा 7 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। ये कहता है कि एक दूसरे से टकराते हैं, टकरा करके एक हो जाते हैं, है ना, टकरा करके एक हो जाते हैं। तो टक्कर के बाद एक हो जाते हैं। अब ये पूछता है कि आफ्टर रिबाउंड जो 80 kg ये हो जाएगा, किस वेलोसिटी से और किधर चलेगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कुछ बच्चे जो लोग देख रहे होंगे वो तुरंत बता सकते हैं कि सर उसमें करना क्या है। चलिए, लेकिन फिर भी देखा जाए, बहुत सारे बिगनर्स होते हैं। तो 40 kg का है तो इसका इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम वाला कहानी इसमें लीजिए। इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, अरे फाइनल को पहले रख लीजिए, इनिशियल को बाद में रख लीजिए। ठीक है, चलिए तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा 80 भी, इनिशियल मोमेंटम कितना है 40 इंटू 10 प्लस का, 40 इंटू 10 प्लस का, और माइनस मिलेंगे। क्यों माइनस मिलेंगे, क्योंकि इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव ले रहे थे ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आप किसी को भी ले सकते थे, आप इसको पॉजिटिव लेते ये नेगेटिव हो जाता है ना। तो 40 इंटू कितना 7 का, ठीक है जी, है ना, ऐसा लेंगे लीजिए। तो ऐसे में ये आप देख सकते हैं 40 को मैं 10 में चले 40 इंटू 3, 40 इंटू 3, और ये हो गया 80 भी कट गया तो 2v इजकल टू 3, तो v इजकल टू 3/2 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव है, यानी 1.5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से
ये जॉइंट मास जो है 1.5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से इस डायरेक्शन में चलेगा। सिंपल है ना, सिंपल। इसको शॉर्ट कर सकते हैं आप, सीधे इस रिलेशन से आइए कैलकुलेशन कीजिए, है ना, इसको छोटा कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा फिगर में है, बहुत छोटे छोटे हैं, छोटी बातें हैं, लेकिन छोटी बातों में भी कभी कभी बड़े बड़े लोग फंस जाते हैं। एक पेंडुलम है, एक पेंडुलम है, एक और दूसरा है, ठीक है, दोनों का मास सेम है, ये 45 डिग्री का एंगल बनाता है। ओके ओके, अब आप ये बताएं, ऑप्शन में गोली मारी, बोलता है इलास्टिक कोलाइजन होता है। क्या हो रहा है? इलास्टिक कोलाइजन हो रहा है, और उसमें बहुत सारे ऑप्शन दे दिए हैं, बहुत सारे ऑप्शन दे दिए। ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए, आएगा और टकराएगा। ये बॉल है ए और ये बॉल है बी। कहता है ये जब इससे टकराएगा, ऑप्शन ए, बोथ ए एंड राइज टू द सेम हाइट। ए और बी सेम हाइट तक राइज करेंगे, दोनों आएगा, टकराएगा और माने एक साथ कुछ हाइट तक ऊपर की तरफ चलाएगा। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, बोथ ए एंड बी कम्स टू रेस्ट। बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों रुक जाएंगे, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन, बोथ ए एंड बी मूव विद द सेम वेलोसिटी। ए और बी दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे। और तीसरा ऑप्शन है, बी विल राइज टू द हाइट ऑफ ए। बी जो है ए के हाइट तक राइज करेगा। तो सीधी सी बात है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, मास सेम होगा, तो वह जब ये कोलाइड करेगा तो क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी होगा, माने ए विल स्टॉप, ए रुक जाएगा, ए रुक जाएगा। और अगर मान लीजिए ए यहाँ पहुँचने के बाद वो उसको v वेलोसिटी से पहुँचता है, तो v वेलोसिटी से अगर यहाँ पर ये पहुँच रहा है ए, है ना, तो अगर ये v वेलोसिटी से इसको स्ट्राइक करता है, ऐसा लीजिए, अगर ये इसको क्या करता है, v वेलोसिटी से स्ट्राइक करता है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक आने के बाद जो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, जो कंप्लीट अब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर गया होगा, उसके कारण उसकी वेलोसिटी क्या है? v। अब ये टोटल काइनेटिक एनर्जी अपना इसको ट्रांसफर करेगा, खुद से रुक जाएगा, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा। जब ये टोटल काइनेटिक एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा, इसके पास भी वही वेलोसिटी v होगी। अब जब काइनेटिक एनर्जी वही है, तो जब ये स्विंग करेगा तो ये कन्वर्ट होता जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी मतलब जितनी काइनेटिक एनर्जी थी अब उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो भैया इसके पास जितनी पहले पोटेंशियल एनर्जी थी, अब ये कन्वर्ट किया काइनेटिक एनर्जी में, ए ने बी को उतनी ही काइनेटिक एनर्जी दी। अब जब काइनेटिक एनर्जी ग्रेजुअली अब इधर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा तो उतना ही कन्वर्ट होगा जितना कि ए के पास था। तो उतना ही कन्वर्ट, अगर कन्वर्ट उतना ही हो रहा है जितना ए के पास था, तो ए जिस हाइट पर, चूंकि पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन तो mgh होता है ना भैया, mgh होता है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी उतना ही, पोटेंशियल एनर्जी मतलब उतनी ही हाइट, यानी कि सेम हाइट तक वो जाएगा। ओके, ये प्योरली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें कहीं कुछ न्यूमेरिकल का कोई कहानी नहीं था। अब इतना डिटेल में हम सिर्फ इसलिए बताएं कि जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हो या कम कॉन्सेप्ट से पहले से जान रहे हो, वो लोग इस बात को पकड़ लें कि हो क्या रहा है। पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, फिर काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि मान लीजिए अगर ये स्विंग कर रहा होता तो यहाँ से यहाँ तक आता ना, फिर यहाँ से यहाँ तक जाता ना, इसमें फ़र्क कुछ नहीं पड़ रहा है। फ़र्क ये पड़ रहा है कि ए ने बी को दिया, ए ने बी को अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र की, बी इधर आएगा, फिर बी वापस आएगा, फिर ए को ठोकेगा, फिर इधर जाएगा। न्यूटन स्विंग, अगर कभी कहीं कैडल, न्यूटन कैडल जो है उसको देखिएगा तो यही बात क्या होता है आपको देखिएगा, कहीं पर यूट्यूब में अगर हम देख लीजिए न्यूटन कैडल का कहानी है, तो ये ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होगा इसमें सिंपल, चूँकि इलास्टिक कोलाइजन हो रहा है, ठीक है ना, इलास्टिक कोलाइजन हो रहा है, तो जितने ए हाइट पर था उतने में बी चला जाएगा, ए यहाँ रुक जाएगा, फिर बी वापस आएगा, फिर इसको इसको कोलाइड करेगा, फिर से ए यहाँ वापस आएगा। ऐसा ही होता रहेगा, ये ठक, ऐसा ठक ठक, फिर आएगा ठक ठक, यही होता रहेगा इसमें, है ना। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मैं जरा आप लोग सबसे पहले जो लोग भी मेरे को देख रहे हैं वही लगाने की कोशिश करें। एम मास का एक ऑब्जेक्ट है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है इसी लाइन पर। दूसरा एक मास m है जो अपोजिट डायरेक्शन में 2v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और ये दोनों एक दूसरे से इलास्टिक कोलाइजन इनका होता है, इलास्टिक कोलाइजन होता है। तो अगर हम लोग इस डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन लेकर के चलते हैं तो बताइए आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटी क्या होगी। बिना सॉल्व किए लगना है इस क्वेश्चन को, बिना सॉल्व किए, माने कि v को हम लोग प्लस कह पाएंगे और प्लस कह पाएंगे और 2v को माइनस कह पाएंगे चूंकि हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया। तो चलिए वीडियो को पॉज करके कुछ लोग ट्राई कर सकते हैं कि क्या इसका आंसर होने वाला है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलिए 10 सेकंड हमने दिया। अब जरा देखिए, मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था कि जब सेम मास कोलाइड करेगा तो वेलोसिटी एक्सचेंज होगा। जब सेम मास कोलाइड करेगा तो क्या होगा, वेलोसिटी एक्सचेंज करेगा। मतलब आफ्टर कोलाइजन ये वाला मास माने m1 जो है फर्स्ट और इसको कह लें सेकेंड, तो फर्स्ट वाला मास तो दोनों ही m है। m1 माइनस 2v की वेलोसिटी पकड़ लेगा और जो सेकेंड वाला मास है वो v की वेलोसिटी पकड़ लेगा। कहानी खत्म, कहानी खत्म। चुटकी में चिपकाइए, सीधे सीधे ये है कि इनकी वेलोसिटीज रेस्पेक्टिवली माइनस 2v एंड v। अब से ऑप्शन में है, टिक मारिए, कहानी खत्म कीजिए। है ना इजी। चलिए तो अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन ऐसा ही देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मास है m1, दूसरा मास है m2, करेक्ट। ये एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, करें कि कौन कितने के बराबर है। कहता है कि कोलिजन के बाद आफ्टर कोलिजन मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कब होगा। ऑप्शन दिया है m1 लेस देन m2, दूसरा m1 ग्रेटर देन m2, तीसरा m1 इक्वल्स टू m2, तीसरा कांट बी से कह नहीं सकते, नहीं कह सकते। क्या ऑप्शन होगा, क्या ऑप्शन होगा, ध्यान कीजिए, जो कुछ भी हम बताएं उसी को ध्यान कीजिए। जवाब उसी में, जवाब उसी में है। मैक्सिमम ट्रांसफर, मैक्सिमम, बार बार ध्यान दीजिए, मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो आप अगर किसी को कुछ दे रहे हैं तो मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, जितना आपके पास है। आप पूरा का पूरा दे सकते हैं, दैट इज द मैक्सिमम, दैट इज द मैक्सिमम यू कैन गिव। तो मैक्सिमम कोई m1 m2 को अगर देना चाहता है तो मैंने टोटल काइनेटिक एनर्जी दे दे, टोटल काइनेटिक एनर्जी दे दे, है ना। अच्छा m2 इसमें रेस्ट में, ठीक है, चलिए ओके, m2 इज इन रेस्ट। तो इसमें वो अपना पूरा दे दे। तो अगर पूरा देने का मतलब ट्रांसफर क्या होगा, कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटीज, माने ये रुक जाए, ये जीरो हो जाए, यानी अपनी ये टोटल की टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या कर दे, इसको दे दे। ये कब होगा, जब दोनों मासेस सेम होंगे। जब मासेस सेम होता है तो एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, उसी समय ये मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इलास्टिक कोलाइजन की कहानी है। क्या कहानी है, देयर इज m मास मूविंग विथ वेलोसिटी v और रेस्ट में दूसरे m मास के साथ जाकर के ये कोलाइड कर जाता है। ये रेस्ट में इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। कोलाइड करने के बाद कह ये रहा है कि ये जो फर्स्ट मास है, फर्स्ट मास ये एट 90 डिग्री v/√3 वेलोसिटी से चल देता है। तो बोल रहा है कि जो ये सेकंड मास है इसकी क्या वेलोसिटी होगी, इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी स्पीड क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम लोग जाने कि इसका वेलोसिटी क्या होगा, स्पीड पर तो आ ही जाएंगे, रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी।
मतलब कुछ ऐसा है कि लग ये रहा है कि इससे टकरा करके ऑब्लिकली टकरा रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा, इसको किधर जाना चाहिए। तो कोलाइजन का रूल क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, किसी इलास्टिक हो इन इलास्टिक हो, इन एनी सिचुएशन मोमेंटम मस्ट रिमेन कंजर्व थ्रू आउट द प्रोसेस। तो अब जरा एक्स डायरेक्शन का इनिशियल मोमेंटम फाइंड आउट कीजिए। तो एक्स डायरेक्शन का इनिशियल मोमेंटम क्या रहा होगा, एम भी रहा होगा, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम भी एक्स डायरेक्शन का क्या रह जाएगा, एम भी रह जाएगा, करेक्ट। मासेस सेम है, यानी सेकंड मास के पास है ना, जो वेलोसिटी होगी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, चूंकि मासेस सेम है तो मोमेंटम एक्सचेंज हो गया, तो एक्स वो भी ही रह जाएगा, भी रहेगा, मतलब इसकी वेलोसिटी ये ले लेगा। लेकिन इसमें देखिए y डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम 0 है, तो y डायरेक्शन का फाइनल मोमेंटम भी 0 होगा। अब जरा गौर कीजिए, y डायरेक्शन में फाइनल मोमेंटम 0 है, तो पहला मास अगर mv/√3 के मोमेंटम से v/√3 मैंने पहला वाला मास, तो दूसरा वाला मास भी क्या होगा, दूसरा वाला मास भी जो होगा इसका निगेटिव हो, जाहिर सी बात है ये नीचे की तरफ आएगा, इसलिए हम कहें ये y डायरेक्शन का मोमेंटम मिला करके 0 होगा, यानी y डायरेक्शन में इसके पास मोमेंटम mv/√3 होगा, यानी कहने का मतलब कि y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v/√3 होगी, करेक्ट। तो ये तो थोड़ा सा मैथमेटिकली हमने डिटेल किया। अब यहाँ से सीधा डायरेक्ट में समझने लायक बात क्या था, समझने लायक बात क्या ये था कि भैया अगर ये चल रहा है तो एक्स डायरेक्शन का लीनियर बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो इस डायरेक्शन में इसके पास v वेलोसिटी रहेगी, है ना, इसके पास v वेलोसिटी रहेगी, और चूंकि मासेस सेम है तो इस डायरेक्शन में इसके पास कितनी रहेगी, v/√3 रहेगी। फास्ट फॉरवर्ड मेथड, मैथमेटिक्स यहाँ है, कॉन्सेप्ट यहाँ है, तो रिजल्टेंट मोमेंटम का डायरेक्शन या वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होगी मैंने स्पीड इन मैग्नीट्यूड सिर्फ, तो क्या होगा a² + b², यानी v² + b²/√3 यानी 3, यानी कहने का मतलब 3b² 4v²/3, यानी कितना हो जाएगा, सब कुछ कटकटा करके 2v/√3, यानी रिजल्टेंट वेलोसिटी जो इसकी होगी वो 2v/√3 होगी। एग्री और नॉट एग्री, 100% एग्री, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन को लगाने लायक ज़्यादा कुछ नहीं था, सीधे एक्स डायरेक्शन मासेस सेम है, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी एक्सचेंज होगा, और चूंकि एक एडिशनली कह रहा है कि वाई डायरेक्शन में इसका एक कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v/√3 डेवलप करा जो पहले नहीं था, तो इसका मतलब इस मास का एक डाउनवर्ड डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम को काउंटर बैलेंस करने के लिए y कंपोनेंट ऑफ द मोमेंटम 0 रहेगा, इस वजह से v/√3 का मोमेंटम इसको नीचे की तरफ मिलेगा, दोनों का स्क्वायर रूट कीजिए, कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए, तो आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, थोड़ा सा इसमें डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग डायरेक्शन के लिए ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ठीक। चलो ये है, एक मास m है, 10 kg का मास है, 10 kg का मास नहीं 2 kg का मास है, 2 kg का मास है, नॉर्थ डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। और एक है और 2 kg का मास जो कि ये ईस्ट में ट्रेवल कर रहा है, ये नॉर्थ में ट्रेवल कर रहा है, ये इधर ट्रेवल कर रहा है। इसकी भी 10 की स्पीड है, मास 2 की है, वेलोसिटी 10 की है, मास 2 की है, वेलोसिटी 10 की है, ठीक है। कह रहा है कि ये आकर के हम मान लीजिए कोलाइड करके दोनों एक दूसरे में चिपक जाते हैं और इनका मास जो है सो 4 का हो जाता है। अब इनका चिपक करके मास कितना हो जाता है, 4 का हो जाता है। अब पूछ ये रहा है आपसे कि कोलैप्सेस एंड मूव्स टुवर्ड्स, अब आपको सब कुछ बताना है, इसका क्या करना है, सब कुछ बताना है कि फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, कितना होगा, कितनी वेलोसिटी होगी। अरे भैया देखिए, एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम ये होगा, इसका ये हो जाएगा, इसका वाई डायरेक्शन का मोमेंटम ये एक्स के डायरेक्शन का, ये वाई डायरेक्शन का, एक्स वाई पॉजिटिवली ही बनाएंगे ऐसा डायग्राम है। तो इसका इनिशियल मोमेंटम देखा जाए तो अगर रिजल्टेंट की बात करेंगे
तो सेम वेक्टर जो रहते हैं ना, सेम वेक्टर, चूँकि इसका भी 2 × 10 20, 2 × 10 20 20 20, तो जब सेम रहते हैं ना भैया, तो इनका जो मोमेंटम होता है √2 टाइम्स ऑफ p होगा। यानी ये जो इनिशियल मोमेंटम होगा √2 टाइम्स ऑफ p का मतलब हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ p। p का मतलब क्या होगा? p का मतलब हो जाएगा 2 × 10 दैट इज 20, तो 20√2 इनका इनिशियल मोमेंटम है। ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम ये होगा, इनका रिजल्टेंट किधर होगा? देखिए यहाँ देखिए, ये देखिए, ये हो गया ना, करेक्ट। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? यह देखिए, ये है, यही फिगर हम यहाँ बनाए है ना, ये √2p होगा, √2p होगा। सेम वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का है, तो ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। ये नॉर्थ है, ईस्ट है, तो परफेक्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगा, परफेक्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगा, परफेक्ट √2p होगा, √2p मोमेंटम होगा, तो √2p मोमेंटम होगा, है ना। और ये 2mv के बराबर होगा, मैंने 2 दूनी 4 भी, मैंने मास डबल हो जाएगा ना, दोनों चिपक गए ना एक दूसरे से, आते चिपक गया। और तब क्या करेगा? तब क्या होगा? क्या इधर जाएगा? इधर जाएगा? नहीं, इधर जाएगा, ये इधर 45 डिग्री पर, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम का डायरेक्शन इनका यही है। तो जब पहले से ही हमको पता है कि इनिशियल टोटल मोमेंटम का डायरेक्शन सिस्टम इसका और इसका टकराने से पहले इनका डायरेक्शन ये था, तो टकराने के बाद भी इसका डायरेक्शन यही होगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कोई लगा नहीं है। तो एक्सटर्नल फोर्स कोई लगा नहीं है, इसलिए मोमेंटम डायरेक्शन यही होगा, और इसी डायरेक्शन में क्या होगा? वो ट्रेवल करने जाएगा। ठीक है, तो √2p इज द इनिशियल मोमेंटम, यानी √2 × 20 4v, तो v इज इक्वल टू 4 × 5 = 20, 5√2, वेलोसिटी घट गई 1.414, वेलोसिटी कम हो गया। सही हुआ कि गलत हुआ? 5 × 20, 5 × 5 2 7, मल्टीप्लाई करो, 5 × 5 = 20 और 5 × 5 2 7, 7.07। वाह, अरे भैया पहले इनका वेलोसिटी 10 का था, अब 7.07। क्या सही है ये बात? क्या ये बात सही है या नहीं है? बता सकते हैं? बिल्कुल सही है। इन परफेक्ट इनइलास्टिक कोलाइजन, जब ये एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो इनमें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा तो इनिशियल वेलोसिटी से कंपैरिजन में फाइनल वेलोसिटी रिड्यूस कर जाएगा, कम हो जाएगा। अदरवाइज काइनेटिक एनर्जी का तो लॉस नहीं होता, जो कि परफेक्ट इलास्टिक कोलाइजन में काइनेटिक एनर्जी लॉस होना है। अदरवाइज अगर नहीं लॉस हुआ तब तो इलास्टिक कोलाइजन कहलाएगा। करेक्ट है ना? तो चलिए अब हम लोग 1 डायमेंशनल मोशन जो है सो की कहानी आप ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि एनर्जी से रिलेटेड प्रॉब्लम हम लोग देख चुके हैं, काफ़ी देख चुके हैं। और कुछ अगर किसी दिन समझ में आएगा, कुछ बताने लायक बात समझ में आएगी तो एनर्जी से रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा वीडियो हम बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे, है ना। और इसके बाद अपने को मूव करना है सेंटर ऑफ मास रोटेशनल मोशन। वेट फॉर इट। धन्यवाद।